सक्सेशन इतना बड़ा टास्क लग क्यों रहा है? देखो, सक्सेशन इतना बड़ा टास्क लगता है 2 कारण। सक्सेशन क्या है बाद में आएँगे। पहले 2 चीज़ें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएँगी ये करते हुए, तो उसका हल निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि हम सक्सेशन करें और आप लोगों को समझ नहीं आए। आप लोगों को ये क्यों समझ नहीं आएगा? क्योंकि देखो, छोटी-छोटी बातें समझते हैं हम कि क्यों लगता है कि सक्सेशन इज़ नॉट अ गुड सब्जेक्ट, या हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या है। देखो, जब तक वो कहता है डॉटर, ठीक है, समझ लिया डॉटर। डॉटर्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर ऑफ डॉटर, फादर डॉटर, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। वो सन ऑफ प्रीडिसीज सन, सन्स, और वो लाइन होती है ना, तो वहाँ पे ना इंसान एक टाइम पर आकर अपना होश खो देता है कि बस मैं तो रिश्ते तक ही नहीं पहुँच पा रहा हूँ कि क्या है। सेम चीज़ अगर हम हिंदी में बात करें, अगर कोई आपसे कह रहा है कि उसके बेटे के चाचा का बेटा, तो वहाँ उस रिश्ते तक पहुँचना इतना भारी हो जाता है। भाई, कहना क्या चाह रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। पहला पॉइंट। जो ये रिश्तों की कन्फ्यूज़न शॉर्ट में जो रिश्ते दे रखे हैं, मम्मी-पापा, बहन-भाई, बेटा-बेटी, पोता-पोती, वहाँ तक चीज़ें क्लियर रहती हैं। लेकिन जब चीज़ें उससे आगे बढ़ती हैं ना, फिर वो चीज़ समझ आनी बंद हो जाती है। वो क्या होता है कि उसके बेटे का विडो का, बेटे का पोते का मामा, वो चलता है सक्सेशन में। क्योंकि सक्सेशन में आपको 2 चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्लास 1 एयर और क्लास 2। ये क्लियर होने के लिए ना थोड़ी-सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको रियल लाइफ रिलेशन से जोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं लीगल एयर्स के बारे में बताऊँगी, आप अपना कोई रिश्तेदार या कुछ वहाँ सोच लेना और उसको लेकर आप वहाँ पे रिश्ते सोचते चलना। कि जैसे ये मेरी बुआ है, मान लो मेरी बुआ यहाँ क्लास 2 एयर्स में आ रही हैं, तो बुआ के बच्चे हैं, बुआ के पति हैं या बुआ का बेटा है, तो वो उस तरीके से करके सक्सेशन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, पहला पॉइंट। क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पे रिश्ता ही समझने में होती है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या होती है, फ्रैक्शन में थोड़ा बहुत इशू आ जाता है। उसको उतना शेयर जा रहा है, उसको उतना शेयर जा रहा है, शेयर डिवाइड कैसे हो रहा है। तो बेसिक थोड़ी-सी मैथ, और मैं एक बात बताती हूँ, और इस चीज़ में ना कोई बुराई भी नहीं होती। अगर फ्रैक्शन नहीं समझ आता है, जस्ट टेल मी। हम एक क्लास में जब हम शेयर्स बाँटने शुरू करेंगे और जब हम फ्रैक्शन की बात में आएँगे, तो 10 मिनट हम मैथ का सेशन कर लेंगे। मैं 10 मिनट में आपको आसानी से फ्रैक्शन करना सिखा दूँगी। क्योंकि अगर मैथ अच्छी होती तो लॉ नहीं कर रहे होते, वो वाला हिसाब है, और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। और मैथ अच्छी ना होना या कैलकुलेशन में एरर होना कोई टैबू नहीं है, नहीं होता। तो वहाँ पे हम छोटा-सा आसान तरीका कर लेंगे फ्रैक्शन का, तो आपकी दूसरी परेशानी भी सुलझ गई। तीसरी परेशानी है कि सिर्फ़ एक पहले से एक दिमाग में डर बना रखा है कि सक्सेशन तो आता ही नहीं है। शेयर का डिवीज़न तो हो ही नहीं पाता है, पेपर में उसके मार्क्स तो चले जाते हैं। तो किसी प्री कंसीव्ड नोशन से मत पढ़ना, हो जाएगा। नॉर्मली करके शुरू-शुरू करते हैं, और जो ऐसा लगेगा ना कि जहाँ तक चीज़ आपके लिए समझ से बाहर हो रही है, उसी मोमेंट पे बोल दो कि ये यहाँ पे ये तो निकल रहा है दिमाग से बाहर। अब क्या चीज़ है सक्सेशन? देखो, सीधी बात है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, अब मैंने आपको मिस्टर ए की ही लाइफ़ दिखाई। मिस्टर ए अगर इन केस मर जाते हैं, मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, तो आप देख रहे हो कि मिस्टर ए अपने पीछे कितने लोग छोड़कर मरेंगे। एक रियल लाइफ में भी आ जाओ आप, कि अगर एक इंसान जो कि करता है, कभी हम अपनी लाइफ में सुनते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के फादर की डेथ हो गई, बच्चे छोटे थे अभी, तो ये है, ये सब आपने एग्जाम्पल सुने होंगे। अब जब फादर की डेथ हो गई, तो घर तो बिखर गया ना, उनके पास जो प्रॉपर्टी थी, अब वो कैसे मेंटेन होगी, अब उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, अब बच्चों का मेंटेनेंस कैसे होगा, और अब घर कैसे चलेगा। तो ये सारे सवाल बने रहते हैं। अब जो ये सारे सवाल बने रहते हैं, तो इनका हल निकलता है सक्सेशन से। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान की डेथ हो जाती है, तो वो अपने पीछे सिर्फ लोग ही नहीं छोड़कर मरता, थोड़ी बहुत जितनी है, थोड़ी या ज़्यादा प्रॉपर्टी भी छोड़कर जाता है। मिस्टर ए अगर जाएँगे कल, इन्हें कुछ हो जाएगा इन केस, तो क्या-क्या जाएगा इनके साथ? इनके पीछे कौन रह जाएँगे? इनके माता-पिता रह जाएँगे। उनका बेटा चला गया, ये वाइफ रह जाएँगे, इनका पति चला गया, ये सिबलिंग्स रह जाएँगे, इनका बड़ा भाई चला गया जो कि करता था फैमिली का। ये बच्चे रह जाएँगे जिनके पिता चले गए।
ये पिता ही तो एजुकेशन देखते, ये जो बच्चा माइनर है, ये जो डिजीज है, इसकी डेथ हो चुकी है बड़े बेटे की, उसकी वाइफ और बच्चे पीछे रह गए हैं। तो मिस्टर ए के जाने से पहले ये सब तो छूटे ही छूटे, लेकिन ये 11 करोड़ की प्रॉपर्टी भी तो छोड़ के गए हैं ना। मिस्टर ए, जब तक हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कर रहे थे तब तक मिस्टर ए जिंदा थे। अब जैसे ही हम सक्सेशन पे आ गए हैं तो मिस्टर ए की हो चुकी है डेथ, सिंपल टर्म्स में यही है। अब मिस्टर ए अपने पीछे इतने सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन साथ साथ मिस्टर ए 11 करोड़ की प्रॉपर्टी भी छोड़कर गए हैं। अब क्या शोर मच रहा है? वाइफ कह रही है मेरे पति की प्रॉपर्टी है, ज्यादा अब मान लो कोई सक्सेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं दुनिया में सक्सेशन जैसी कोई चीज अभी, तो वाइफ क्या कह रही है, मेरे पति की प्रॉपर्टी है और मेरा इस पे हक ज्यादा बनता है, सबको थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, ज्यादा पार्ट मेरा है। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, बेटा था हमारा और बड़ा बेटा था, हमारा प्रॉपर्टी पे हक ज्यादा है। अभी सक्सेशन जैसी तो कोई चीज है ही नहीं ना आपके पास। बहन भाई क्या कह रहे हैं, हमारा बड़ा भाई था, हमारे पिता की प्रॉपर्टी भी उन्हें मिली थी, तो प्रॉपर्टी पे तो हमारा क्या। और बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमारे तो फादर थे, हमारी तो लाइफ ही उन पर डिपेंड करती थी, हमारा हक ज्यादा बनता है। ये झगड़े ना हो तो सोचो, जब तक सक्सेशन एक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, वाकई में नहीं करता होगा, तब तक क्या हो रहा था। अब हम लोग हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं और ये हिंदूज के लिए है, तो पहले ना किस हिसाब से प्रॉपर्टी, अगर इन लोगों की फैमिली सिचुएशन ऐसी अराइज होती और हिंदू सक्सेशन एक्ट होता ही नहीं, फिर क्या होता, फिर देखा जाता कि मिस्टर ए का क्या कस्टम चला आ रहा है, उनके धर्म में क्या कस्टम है, उनकी जाति में क्या कस्टम था, किस हिसाब से अब उनके पीछे रह जाने वालों को प्रॉपर्टी दो। क्या ऐसा है जो धर्म शास्त्र कहते हैं, एक इंसान की मृत्यु के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे बांटा जाए, इस बारे में धर्म शास्त्र क्या कहते हैं, कमेंट्रीज क्या कहती हैं, कमेंट्रीज जो हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में। तो पहले देखा जाता था ये सब, फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं भाई, इन लोगों को एक कोडिफाइड लॉ दे दो, क्योंकि ना तो कमेंट्रीज ही उतनी सर्टेन है और ना ही आपका जो क्या है, आपका धर्मशास्त्र है वो भी उतना सर्टेन नहीं है, कोई भी चीज उतनी क्लियर नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या लगा कि अब इनको आपको दे देना चाहिए सिंपली एक कोडिफाइड लॉ। तो अब किसकी प्रॉपर्टी किस हिसाब से जाएगी, उसके लिए मिला आपको एक कोडिफाइड लॉ जिसका नाम था हिंदू सक्सेशन एक्ट। इस कोडिफाइड लॉ से क्या फायदा हुआ कि मिस्टर ए की डेथ के बाद इनके पेरेंट्स बच्चे आपस में झगड़ेंगे नहीं, इनको जितना जितना हिस्सा मिलेगा वो कोर्ट के हिसाब से मिलेगा, जो सक्सेशन के हिसाब से इनका सही में हक बनता है। तो फिर आ गया हमारे पास एक कोडिफाइड सक्सेशन एक्ट। ठीक है, अब एक बात और देखो, मैं मानती हूँ कि मिस्टर ए के पेरेंट्स हैं और मिस्टर ए के पेरेंट्स का भाई बहुत हक बनता है मिस्टर ए पे, वाइफ है, वाइफ का भी हक बनता है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सब अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और सब अपनी अपनी जगह राइट के हकदार हैं, मतलब उस एक पर्टिकुलर अपने क्लेम को, अपने शेयर को क्लेम करने के लिए राइटफुल है या फिर हकदार है। यहाँ पे इनकी वाइफ इनके पेरेंट्स से ये नहीं कह सकती हैं कि नहीं आपसे ज़्यादा मुझे मिलेगा। अब एक पर्टिकुलर शेयर हो चुका है कि इनका इतना शेयर बनता है, लेकिन क्या जितने इनके माता पिता और पत्नी का जितना शेयर बनता है, क्या इनकी प्रॉपर्टी में उतना ही बहन भाई का बनता है? आंसर इज नो। बच्चे, खुद के बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, खुद की बीवी जिसका खुद का हस्बैंड चला गया उसका शेयर ज्यादा बनता है। तो ये तो आप कॉमन सेंस से भी ध्यान रख लोगे, अगर एमसीक्यू में अगर कुछ दिखता है तो आप ये चीज कॉमन सेंसिकली, और ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास हिंदू लॉ में, बल्कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2 क्लासेस दी हैं। मिस्टर ए के क्लास 1 एयर होंगे और क्लास 2 एयर होंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो बढ़ती है वो क्लास 1 एयर में बढ़ती है, जो सबसे क्लोज, इंपॉर्टेंट और उन पे पूरी तरह डिपेंड करते हैं। मिस्टर ए पे उनके बच्चे पूरी तरह डिपेंड करेंगे, या अगर पापा की बुआ खड़ी हो जाती है शेयर मांगने के लिए वो डिपेंड करेंगी। तो इसीलिए क्लास 1 एयर और क्लास 2 एयर है। सबसे पहले देखा जाता है क्लास 1 एयर को। क्लास 1 एयर में अगर इनकेस कोई नहीं होता या दे दिया, फिर कोई क्लास 2 का एयर देखा जाता है। तो पहले हम क्लास 1 पढ़ेंगे और क्लास 2 पढ़ेंगे। देखो, क्लास 1 समझना आसान रहेगा, क्लोज रिलेशन है, कुछ थोड़ा बहुत दूर जाएगा। क्लास 2 में क्या चले जाएंगे, रिश्ते दूर के हो जाएंगे, और वहां समझदारी ये है कि आप कोई रिश्ता इमेजिन करके उसको
वहाँ बना लेना। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इन्हीं की ही लैंग्वेज में समझोगे। क्यों भाई, नहीं समझ आ रहा? आपको अगर नहीं समझ आ रहा, प्री डिसीज्ड सन तो नहीं समझ आ रहा, तो एक बेटा जो मर चुका है उसका बेटा, यानी इनका पोता, इनका वो पोता मिस्टर ए के जिसके पिता की डेथ हो चुकी है। मिस्टर ए के बड़े बेटे की डेथ हो गई है, मिस्टर ए का बेटे का एक बेटा था, यानी उनका पोता था। अब जब बेटा नहीं बचा तो पोते की जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। तो अब इसको प्री डिसीज सन कह लो या फिर पोता कह लो, जिसके पिता नहीं रहे हैं, तो वो आपके हाथ में है। मकसद आपके समझने से है, जो एम लेके चलो वो समझना चलो, चाहे किन्हीं भी वर्ड्स में समझो। एक्ट पे वापस आओ, फिलहाल आसान चीजें डील कर लो। चलो, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड पे क्या हो जाएगा? क्या है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, और एक्सटेंशन कितनी है? पूरे भारत में। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर वाला कुछ नहीं है, वो चीज आपने ध्यान रखनी है। एप्लीकेबिलिटी पे बात आ जाएगी, तो क्या है आपके एक्ट का नाम? हिंदू सक्सेशन एक्ट। किस पर एप्लीकेबल होगा? हिंदूज पे एप्लीकेबल होगा। क्या अब हम जितनी बार भी ऐसे एक्ट्स पढ़ेंगे उतनी बार हमें ये समझना पड़ेगा दैट हु इज हिंदू? आंसर इज नो। यू नो हु इज हिंदू। हिंदू वो है या तो जन्म से हिंदू हैं, या उनके माता पिता दोनों हिंदू हैं और उनकी अपब्रिंगिंग हिंदू की तरह हुई है, या फिर उनका दोनों में से एक पेरेंट हिंदू है, दोनों में से एक हिंदू है और उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे हिंदू हुई है, या फिर वो किसी और धर्म जैसे किससे, जैन, सिख, बौद्ध धर्म, इनमें से किसी से जुड़े हैं, है ना, तो भी वो हिंदू है। और वो कब हिंदू नहीं है? जब वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जीव है या पारसी है। ठीक है, अगर वो इनमें से किसी धर्म से हैं तो वो हिंदू नहीं है। बस वही सारी चीजें हैं, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो क्या कह रहा है ये, देख लो इसको। टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, कैसी भी फॉर्म हो सकती है, कोई भी हिंदू लॉ की कोई भी फॉर्म, विराट शिवा लिंग आता, ये आपसे नहीं पूछेगा, ब्राह्मो, प्रार्थना, आर्य समाज, ये सब हिंदू कैटेगरी में आएंगे। और या फिर अगर कोई बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, बाय रिलीजन, तो यस दे ऑल आर हिंदू, दे ऑल आर गवर्न बाय हिंदू लॉ। ठीक है, और कौन नहीं है हिंदू? अगेन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जीव, बाय रिलीजन, कोई भी इनमें से ये लोग हिंदू नहीं है। और ये हम जब से हिंदू लॉ शुरू करा है ना, जितने भी एक्ट कराए हम समझते आए हैं, तो आई होप, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी करा दिया था, तो आई होप यू आर क्लियर दैट हु इज हिंदू। तो जो हिंदू है उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख हैं बाय रिलीजन, तो उनका कोई चाइल्ड लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, ये हमने पढ़ा था। बच्चे की इलेजिटिमेसी में बच्चे की गलती नहीं होती है, तो इलेजिटिमेट चाइल्ड के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है यहाँ पे। बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू, उसके दोनों ही माता और पिता दोनों ही हिंदू हैं, या फिर बुद्धिस्ट हैं, जैन है, या फिर सिख हैं बाय रिलीजन, या फिर कोई बच्चा है, चाहे वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, उसका कोई एक पेरेंट है हिंदू या बुद्धिस्ट, सिख, जैन, इनमें से कोई किसी भी रिलीजन का, लेकिन उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो एज अ हिंदू हुई है। ठीक है, अब कोई ऐसा हिंदू है जो कन्वर्ट होकर हिंदू बना है, या फिर वो पहले हिंदू था फिर किसी और में कन्वर्ट हुआ और अब रिकन्वर्ट होकर वापस से वो हिंदू धर्म में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको भी देखा जाएगा। कन्वर्जन वाली बात आ गई। अब इसके अलावा कौन हो जाएगा कि मतलब कोई भी ऐसा हिंदू जिसका कोई, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन वो मुस्लिम और ईसाई, सॉरी पारसी या फिर जीव, इन रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है, तो उस पर भी एप्लीकेबल कर देते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब का इसमें थोड़ा सा अलग कर रखा है, क्योंकि उनका देखो अपना होता है और उनको लॉ हमेशा देता है फ्रीडम इतनी कि आप अपना देख लो। तो अब ये एक्ट आप किस पे एप्लीकेबल करेंगे? इफ यू आर हिंदू तो आप इस एक्ट से गवर्न होंगे। और आप हिंदू कैसे हैं ये आपने पढ़ ही लिया है। डेफिनेशन एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। डेफिनेशन एस्पेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सक्सेशन एक्ट से डेफिनेशन पूछ ली जाती है। डेफिनेशन के अंदर क्या है वो आपको एक्ट समझ, डेफिनेशन वाला जो पार्ट है आपको दो तरीके से पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन का एक पार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस वर्ड का मीनिंग अगर आप यहाँ समझ जाओगे ना, तो अंदर एक्ट में जितनी भी बार यूज होगा आपको बार बार नहीं पूछना और समझना पड़ेगा कि ये चीज होती क्या है।
तो अंदर का पोर्शन तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको यहीं समझ जाओ कि ये क्या है, और सेक्शन नंबर इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में पूछ लेता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एग्नेट पे। अब एक ऐसा पर्सन, वन पर्सन इज सेड टू बी एग्नेट ऑफ अनदर इफ द टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन होली थ्रू मेल्स। मेल्स के थ्रू कैसे रिलेट करेंगे हम? मान लो ये बच्चा है, बच्चा या बच्ची कोई भी है, चाइल्ड है ये, जेंडर इसका मैटर नहीं करता है आपके लिए। अब ये मेल्स के थ्रू कैसे रिलेटेड होगा? अब इसके एक फादर हैं, अब फादर के भाई भी होंगे, फादर की बहन भी होंगी, है ना, फादर के पेरेंट भी होंगे। अब ये जो बच्चा है ये इस इंसान से, इस इंसान से, इस इंसान से किसकी वजह से जुड़ा हुआ है? एक मेल की वजह से जुड़ा हुआ है। इस बच्चे का जो इन तीन लोगों से संबंध है वो एक मेल पर्सन की वजह से है। तो बच्चे के पिता मेल हो गए, यहाँ पे ये बुआ हो गई, ये चाचा या ताया हो गए, और ये दादा हो गए या दादी भी हो गई। तो ये अपनी बुआ से, दादा दादी से, या फिर अपने चाचा या ताया से किस वजह से जुड़ा है? एक मेल की वजह से इसका रिश्ता बना है ना इनसे। तो ये क्या आ जाएगा? एग्नेट। क्लियर है हम लोग यहाँ तक? एक मिनट दीजिए, इससे रिलेटेड कुछ और चीज तो नहीं है? अब मान लीजिए कि ये इनके, इसका खुद का कोई और कैसे मेल रिलेशन हो सकते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका भाई है, एक तो इसके फादर मेल है, इसका भाई भी मेल है ना, तो ये मेल है। अगर कल को इसका कोई बेटा है या इसके बेटे का बेटा है और इस बच्चे का इस बच्चे से रिश्ता है, तो किसकी वजह से है? इस ब्रदर की वजह से है। और ये ब्रदर क्या है? ये ब्रदर मेल है, यानी बच्चे का भाई हो गया और भाई का बेटा, तो ये बच्चा उसका चाचा लगा, है ना। तो वही बात है कि आप अगर किसी भी रिश्ते में जुड़े हो, लेकिन उस जुड़ने की जो वजह है वो वजह कोई मेल है, तो अगर आप मेल के थ्रू किसी से रिश्ता बना रहे हो, अब इस बच्चे के मान लो पैटर्नल अंकल हैं, आप अपना नॉर्मल लैंग्वेज करो यूज, समझने से मतलब है इस बच्चे के चाचा है। अब बच्चे के चाचा कौन है? मेल है ना। अब चाचा की अगर डॉटर है, चाचा की कौन है? डॉटर है, तो जो चाचा की बेटी हुई, तो ये बच्चा अपने चाचा की बेटी से इस मेल रिश्ते से ही तो जुड़ा हुआ है, जबकि ये तो फीमेल है। लेकिन इससे जो इसका रिश्ता है, अगर ये बंदा इसका चाचा ही नहीं होता तो ये इससे इसका क्या रिश्ता लगता? तो आप एक रिश्ते में जिस भी कारण से जुड़े हैं, जो उसको जोड़ने की कारण है वो मेल है, तो वो आपके एग्नेट्स में आ जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि या तो बाय ब्लड है, और अगर ये ब्रदर अडॉप्टेड भी है ना, तो भी ये इसका भाई माना जाता है, क्योंकि अडॉप्शन एक्ट हमने पहले इसीलिए किया था, क्योंकि अडॉप्टेड में और बाय ब्लड में कोई फर्क नहीं होता है। बताओ यहाँ तक क्लियर हो या नहीं? अगर ये वर्ड्स यहाँ क्लियर हैं तो आगे परेशान नहीं होगे फिर एक्ट में। क्लियर है हम यहाँ तक? फिलहाल जहाँ पर हैं वहाँ रहो शुभांग, वरना परेशान हो जाओगे। एक एक चीज़ इसीलिए डिस्कस करा रही हूँ क्योंकि अगर आप आगे मत भागना इसमें, क्योंकि फिर थोड़ा परेशानी उठाने लगोगे। एग्नेट तक समझ में आ गया है ना? वहाँ तक ही रहते हैं अभी। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये डेफिनेशन अभी आपको नहीं देखनी, ना एग्जाम के पर्पज से याद रखनी, जब जरूरत पड़ेगी बता दूंगी, फिलहाल छोड़ दो। एग्नेट समझ आया, और ए में था वो, उसका सेक्शन नंबर याद रखना है। कॉग्नेट समझ आया, सी में है वो।
अल्फाबेटिकली ही याद रख लो, एग्नेट ए में है, ए से आता है। ये कॉग्नेट किस में है, सी में है, सी से आता है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर तो यहाँ याद हो गया आपको। अब आ गए इसमें, जैसे कि वो मेल्स की वजह से जुड़े हुए थे ना एग्नेट में, अब जो कॉग्नेट में है, जो दो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे ना, जो एक दूसरे से बाय ब्लड रिलेटेड होंगे, वो नॉट होली थ्रू मेल्स। अगर आप एग्नेट की वर्ड पढ़ेंगे, डेफिनेशन के जो वर्ड्स हैं, अगर हम इसके सिर्फ वर्ड्स देखें, वन पर्सन इज सेड टू बी एग्नेट ऑफ अनदर इफ द टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन होली थ्रू मेल, यानी पूरी तरह आपका जो उस सामने वाले पर्सन से संबंध है वो पूरी तरह किसी मेल की ही वजह से है। ठीक है, आप दो लोग अगर एक दूसरे से जुड़े हैं तो किसी मेल की ही वजह से जुड़े हैं। यहाँ पे अगर आप दो लोग एक दूसरे से जुड़े हैं तो जरूरी नहीं है नॉट होली थ्रू मेल्स। अब नॉट होली थ्रू मेल का अगर आप सही मीनिंग निकालेंगे तो इसका आगे की डेफिनेशन क्या बन सकती है, कैन बी थ्रू फीमेल्स, राइट। अगर नॉट होली थ्रू मेल्स है तो आगे की जो साइलेंट डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है, कैन बी थ्रू फीमेल्स। अगर आप पूरी तरह उस पर्टिकुलर पर्सन से किसी मेल की वजह से रिश्ते में नहीं है पूरी तरह, तो हो सकता है आप फीमेल की तरफ से हो, है ना। हो सकता है एक मेल इन्वॉल्व हो, एक फीमेल इन्वॉल्व हो, सिबलिंग्स वाला हिसाब है, बहन भाई का ये कुछ लगता है, बहन का भी है, भाई का भी है, बहन का बेटा है, तो आप उस बहन के बेटे से कैसे जुड़ रहे हो डायरेक्टली, अगर आप आ जाओ तो वो आपका रिश्ता बहन से है। अगर आपकी मदर की साइड से कुछ है, मदर के फादर हैं नाना जी, ठीक है, तो नाना जी आपके नाना क्यों हैं, क्योंकि वो आपकी मदर के पापा है, पिता है। तो आप उनसे किसकी वजह से जुड़े हो, नॉट होली थ्रू मेल्स बट कैन बी थ्रू फीमेल, राइट। तो ये यहाँ पे कॉग्नेट पे थोड़ा ऐसे हो जाता है। तो जैसे मान लो कि आप किसी का बेटा है, उसकी बेटी का भी बेटा है, तो अब बेटे के बेटे का बेटा, तो यहाँ पे अगर कहीं भी इन्वॉल्वमेंट किस किस की आ गई, देखो इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। ये पर्सन है, इसका एक बेटा था, अब बेटे के हुई बेटी, और बेटी के फिर हुआ बेटा। अब इस पर्सन का इस पर्सन से रिश्ता है ना, इस इंसान का इस इंसान से रिश्ता है, और रिश्ता जोड़ने के लिए बीच में दो लोग हैं, एक बेटा और फिर एक उसकी बेटी, तो एक मेल है एक फीमेल है। अब इस इंसान को इससे रिश्ता बनाने के लिए कॉग्नेट होना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये इससे जुड़ा है लेकिन नॉट थ्रू मेल्स, नॉट होली थ्रू मेल्स, एक मेल है लेकिन बीच में एक कौन है, फीमेल है। जबकि अगर हम एग्नेट का एग्जाम्पल लें तो ये पर्सन है, मान लो इसका बेटा है और इसके बेटे को फिर बेटा हुआ और फिर उसका ही कोई बेटा है, तो ये इंसान इस बच्चे से रिश्ते में है लेकिन होली थ्रू मेल्स, पूरी तरीके से मेल से ही जुड़ा है, ये भी बंदा मेल है ये भी मेल है, तो इसका इससे अगर रिश्ता है तो सिर्फ मेल, पूरा जो लिंक है बीच में सिर्फ मेल है, और तो ये क्या हुआ, एग्नेट हो गए एक दूसरे के। लेकिन ये कॉग्नेट क्यों है, क्योंकि ये इंसान इस इंसान से जुड़ा है, लेकिन क्या ये होली थ्रू मेल जुड़ा है, नहीं, एक ही मेल है बीच में, एक तो फीमेल भी है। अब इसका इससे रिश्ता तो बन रहा है लेकिन नॉट होली थ्रू मेल। अब मान लो क्या हो आगे चल के, लेट्स सपोज इसको बेटी हो जाए और फिर इस बेटी के फिर एक बेटा हो, ठीक है, तो अब सॉरी, ये इंसान इस इंसान से रिश्ता रखता है लेकिन दो मेल और एक फीमेल, तो आप कह सकते हो नॉट होली थ्रू मेल, तो ये कॉग्नेट हो गए अब एक दूसरे के। अगर इसका रिश्ता इससे पता करोगे तो बीच में जोड़ने वाले दोनों मेल है,
लेकिन अगर रिश्ता इसका है तो बीच में एक फीमेल आ गई हैं जो कड़ी जोड़ रही हैं। या तो सारी कड़ियां मेल हों तो सारी मेल हैं तो एग्नेट है, और अगर कोई फीमेल बीच में है रिश्ता जोड़ने के लिए तो वो क्या हो गई, कॉग्नेट हो गए एक दूसरे के। आर वी क्लियर? बताइए। इंपॉर्टेंट है, प्लीज लेट मी नो। एग्नेट कॉग्नेट्स याद है, एग्नेट ए से आता है, ए में है क्लॉज में, और ये सी से आता है तो सी में है। डी में आ जाते हैं हम कस्टम पे और यूजेज पे। देखो सीधी सी चीज एक बताती हूँ, कस्टम यूजेज के लिए 3 वर्ड आपने अपने दिमाग में अब याद रखने हैं। सबसे पहला कंटिन्यूटी, और दूसरा सर्टेनिटी, और तीसरा लॉन्ग यूज, लॉन्ग यूज, और चौथा रीजनेबलनेस। बस कस्टम के लिए आपको ये वर्ड याद रखने हैं, कंटिन्यूटी, सर्टेनिटी, लॉन्ग यूज और रीजनेबलनेस। अगर आप कस्टम की बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से कोई पर्टिकुलर चीज कस्टम है, तो व्हाट यू नीड टू प्रूव, किसी भी चीज को कस्टम बताने के लिए आपको क्या प्रूव करना होगा बेसिकली, कि वो कंटिन्यूअसली चला आ रहा है, सर्टेनिटी से चला आ रहा है, बीच में गैप्स नहीं है ना, और बहुत लंबे समय से यूज में है, और रीजनेबल भी है। ऐसे नहीं कुछ भी कस्टम बना दो फिर आप कह देते कि नहीं भाई विधवा प्रथा जो थी वो भी तो कस्टम थी, तो नो, रीजनेबल भी होना चाहिए। और अगेन आई एम टेलिंग यू, विधवा प्रथा थी, धर्म नहीं था, तो उस चीज को अलग करके पढ़ा करो। तो कस्टम और यूजेज ये हो गया। कस्टम किसी भी पर्टिकुलर ट्राइब का भी हो सकता है, कम्युनिटी का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप और फैमिली का हो सकता है, सबके कस्टम अलग हो सकता है। तो जिनके यहाँ जो कस्टम चला रहा है वो कंटिन्यूसली चले रहना चाहिए, और अगर बीच में वो ब्रेक ले लेता है तो फिर वो कस्टम नहीं है, और ये सब हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब इस पे नहीं आते हैं। और डी हो गया, और ई क्या है, ये ई है, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। और जो आपने एक आपकी फैमिली का कस्टम है वो डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने पहले ही कंटिन्यूटी लिख लिया है। अगर आपने उस पर्टिकुलर चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया तो फिर उसको हम कस्टम की तरह तो नहीं ट्रीट कर सकते। ऑल राइट, अब फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेराइन ब्लड कितना अच्छे से समझाया था उस दिन, पता नहीं क्या कर रहे थे हम, हिंदू लॉ में कर रहे थे, मुस्लिम लॉ में भी करा था। ठीक है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटेराइन ब्लड। ठीक, अब एक बात बताओ, या तो पता नहीं आपको कितना ही होगा, देख लो। फुल ब्लड कब होगा, जब आपकी जो मदर हैं और जो फादर हैं वो दोनों के दोनों सेम है। आपका कोई सिबलिंग है, उसके साथ आपकी माता भी, जो आपकी मदर हैं वो उनकी भी मदर हैं, बायोलॉजिकल बात हो रही है प्लीज, है ना, यहाँ पे सिद्धांतों पे नहीं आना है हमें, सब बायोलॉजिकल बात है। तो जो आपकी बायोलॉजिकल मदर हैं वो उनकी भी बायोलॉजिकल मदर हैं, जो आपके बायोलॉजिकल फादर हैं वो उनके भी बायोलॉजिकल फादर हैं। तो आप एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हुए, आप एक दूसरे से दोनों सिबलिंग्स फुल ब्लड रिलेटेड हुए। हाफ ब्लड, जब आपके जो पिताजी हैं बायोलॉजिकल फादर वो सेम हैं, ठीक है, और जो आपकी मदर हैं बायोलॉजिकल मदर जो हैं आप दोनों की वो डिफरेंट हैं, उनकी बायोलॉजिकल मदर कोई और है और आपकी बायोलॉजिकल मदर कोई और है। और मैंने आपको बताया था यूटेराइन को आप यूटेरस से ध्यान रखना, यूटेरस मतलब फीमेल, ठीक है,
यही एक तरीका याद रखने का है। तो इस केस में क्या होता है कि जो फादर हैं आप दोनों के वो डिफरेंट हैं यहाँ पे, लेकिन जो आप दोनों की मदर हैं इस केस में वो सेम होंगी। और ये यूटेराइन ब्लड को आपको यूटेरस से ही याद रख लेना है, क्योंकि फीमेल यूटेरस फीमेल, यानी यहाँ पे इस केस में फीमेल सेम है। मैं साइड हो जाती हूँ, तो लिख लो ढंग से। तो ये फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटेराइन ब्लड क्लियर हो गया है आपका। अब अगर नहीं लिखा है तो मेरे जाने के बाद क्लास पॉज करके देख लेना। चलो, अब आपको क्या क्या समझ आ गया है इसमें? फुल ब्लड भी क्लियर हो गया है, हाफ ब्लड भी और यूटेराइन ब्लड भी, आप पढ़ते रहना है। अब यहाँ पे क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट, इंसेस्टर पढ़ोगे आगे चल के एक्ट में, ठीक है? तो आप समझना कि फादर इंक्लूड हैं आगे पूरे एक्ट में। जब भी एंसेस्टर पढ़ोगे तो समझ लेना कि फादर इंक्लूड हैं, और एंसेस्ट्रेस पढ़ोगे तो समझ लेना खुद ही कि मदर इंक्लूड हैं, ठीक है? एंसेस्टर पढ़ोगे फादर इंक्लूड है, एंसेस्ट्रेस पढ़ोगे मदर इंक्लूड है। क्लियर? आ जाओ अब लीगल एयर पे। याद रखना भाई, हाफ ब्लड फुल ब्लड की डेफिनेशन दी कहाँ हुई है, वो ये भी पूछ लेता है। एयर, ठीक है? उस प्रोनाउंस जो करता है एच नहीं करता, बस यहाँ से प्रोनाउंसिएशन है। तो आप लीगल एयर किसके कैसे हैं? एफ में दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्लॉज याद रखना, एनी पर्सन मेल है या फीमेल है जो एंटाइटल्ड है सक्सेशन करने का, कि प्रॉपर्टी सक्सीड करेगा किससे? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट क्या है? इंटरस्टेट मतलब एक ऐसा पर्सन, चलो नीचे ही दी हुई है डेफिनेशन। अगर कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी आगे सक्सेस करने के लिए केपेबल है, उसका हक बनता है, तो वो लीगल एयर है, वो एयर है, ठीक है? इंटरस्टेट क्या है? इंटरस्टेट एक ऐसा पर्सन है कि जिसकी डेथ हो जाती है इंटरस्टेट, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई विल नहीं करके गया होता है ना। एक पर्सन है, अब हमारी स्टोरी में जो मिस्टर ए थे, मान लिया है हमने सक्सेशन एक्ट करने से पहले कि अब इनकी डेथ हो चुकी है और इन्होंने अपने जीवन में कोई विल नहीं दी है, ठीक है? इनकी अपनी लाइफ में कोई विल नहीं थी। विल होती तो विल का हिसाब देख लेते, लेकिन इनकी कोई विल थी ही नहीं। तो ये बिना विल के मरे हैं, तो ये इंटरस्टेट है, ठीक। फिलहाल के लिए आपको एच भी छोड़ना है, मत आओ अभी इस पे भी, आई भी छोड़ दो अभी। देखो जे देखो क्या कह रहा है, रिलेटेड। रिलेटेड वही है कि आपके रिश्तेदार, लेजिटिमेट किनशिप, मतलब एक तो आपके आपसे खुद से जुड़े लोग लेजिटिमेटली, और यहाँ पे लेजिटिमेट बच्चों का भी चक्कर रहेगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे इन लोगों ने एक चीज आपसे कह रखा है, ही और शी को इतना दिल पे मत लेना। अगर कहीं पे ही लिखा है तो आप ये कर दोगे कि नहीं अब ये तो फीमेल पे नहीं होगा, तो वो उस एक्ट में आपको उन्होंने सही से समझा रखा है क्लॉज 2 में कि इतना ही शी इतना दिल पे नहीं लेके जाना, बात समझो और उस हिसाब से चलो, ठीक है? ओवर राइडिंग इफेक्ट आपके लिए कुछ काम का नहीं है, बस इसको देखो, सेक्शन नंबर 4 में है। और एक चीज ध्यान रखो इस सेक्शन से, पहले क्या था कैसे था मैटर नहीं करता, अब आपके पास सक्सेशन एक्ट आ गया ना, तो अब आप सक्सेशन एक्ट पे ध्यान दो। इनका हिसाब सिर्फ ये है। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? हम टेल मी। देखो ये है कि इस इंटरस्टेट सक्सेशन, यानी जो इंसान अपने पीछे विल छोड़कर नहीं गया है, अब उसकी प्रॉपर्टी को लोग सक्सेशन कैसे करेंगे, ठीक है? अब क्या देखा जाएगा ना कि मिस्टर ए अपने पीछे कोई विल तो छोड़ के गए नहीं है, तो ये इंटरस्टेट पर्सन है। हमने देखा जब तक मिस्टर ए जिंदा थे इन्होंने सबको मेंटेनेंस दिया है ना, सबका मेंटेनेंस दिया इन्होंने आराम से। अब जब मिस्टर ए नहीं रहे हैं तो ये लोग इनकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन करेंगे, किसको किस हिसाब से मिलेगा? क्योंकि इंटरस्टेट सक्सेशन यानी विल तो अब मिस्टर ए की कोई है नहीं, मिस्टर ए नहीं बता के गए कि वो क्या चाहते हैं, तो अब हमें सक्सेशन के हिसाब से देनी पड़ेगी। अब ये पढ़ेंगे हम लोग कल। लेट मी नो आज का सारा क्लियर है?
कोई दिक्कत? कल कंटिन्यू करें? बहुत ज़्यादा सर पे सवाल करके मत पढ़ना सक्सेशन को कि नहीं होता, थोड़ा बहुत मुश्किल भी लगेगा, देखा जाएगा। और मैं सीधी बात बता रही हूँ, अगर इसकी तरीके से समझ नहीं आता है ना, सन सन डॉटर सन, ये वो अपने हिसाब से करो, पोता पोती चाचा चाची ताई, इस तरीके से पढ़ लो। अब हम कल इसको इंटरस्टेट सक्सेशन को पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मन पे लेकर नहीं पढ़ेंगे। इसको कितना मिल रहा है आप अपने ऊपर कोई एग्जाम्पल रख लो, अपनी फैमिली का एग्जाम्पल रख लो कि मेरी प्रॉपर्टी में किस किस को लेकर जाऊंगा और किसका कितना हिस्सा बनेगा, बस सिंपली उस तरह समझ लो, क्योंकि ऐसे ही आसान होगा, मुश्किल मत बनाओ उसको। कल मिलते हैं, कल इसको क्लियर करते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।